आज हम कथनी करनी पर बात करेंगे जिले की एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने समाज को जो है सहयोग तो किया ही, समाज के दबी कुचली आवाज़ों को उठाने का काम किया, लेकिन उसके इतर उन्होंने जो है काम ऐसे करके दिखाए हैं जो शायद समाज के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने मानवता के काम किए, ऐसे मानवता के काम, मानवीय कृत्य जो जिनके पास कोई जाना नहीं चाहेगा। जैसे कि उन्होंने किया काम की 5 टीबी के मरीजों को गोद लेना, ऐसी महिलाएं जो पूरी तरह से अपने आप में जो है असमर्थ थी और कहिए दबी कुचली थी, उनको जो है अपने पैरों पे खड़ा करना। उन्होंने सांस्कृतिक दिशा में भी काम किया, जो हमारी परंपराएं, लोक परंपराएं जो समाप्त होती जा रही थी, उनको उन्होंने जो है बढ़ावा देने का काम किया, जागृत करने का काम किया, समाज में जो है समाज को जगाने का काम किया। ऐसी शख्सियत जिन्हें पद्मश्री के लिए भी नाम भेजा गया था, लेकिन इस बार नहीं, शायद आगे जरूर उनको वो मिलेगा। सुमन फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से अपना जो है संस्थान चलाने वाली सुमन श्रीवास्तव जी ने अब तक क्या क्या किया, कौन कौन से काम किए, कैसे उनको इसकी प्रेरणा मिली और क्या उन्होंने देखा, एक संवेदनशील महिला के रूप में उभर के आई हैं, जो अब बताएंगी अपनी बातें। नमस्कार। ये हमारा फाउंडेशन 2017 में बना हुआ है, सुमन फाउंडेशन, और इसके पहले से करीब 15-16 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं और कुछ लेखन का कार्य भी करते रहे हैं। साथ साथ में समाज में जो महिलाओं का शोषण होता था वो मुझे बहुत दर्द देता था। बच्चियां हों या छोटे बच्चों के साथ कुछ शोषण हो रहा हो या कुछ मानसिक ताड़ना महिलाओं को हो रही हो तो मन व्यथित करता था। और वहीं से पहले 14-15 साल पहले मेरा लेखन का स्टार्टिंग हमने करी लेखन के लिए, और धीरे धीरे वो लेखन मेरा एक पैशन बन गया। और बहुत सालों समाज सेवा करते रहे, जहाँ जहाँ कभी देखते थे कि कहीं कोई महिला प्रताड़ित की जा रही है, और सुन के मैं तुरंत वहाँ भागती थी कि कैसे क्या हो गया। फिर अपने माध्यम से धीरे धीरे उनको थाने ले जाना, या उनकी जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि उनको कैसे उनको न्याय दिलाया जाए, तो उस तरह से हमने काम करना शुरू किया। और ये मुझे पहले से पता भी नहीं था कि ये समाज सेवा है, क्या है। वो जहाँ में दर्द महसूस होता था तो मैं दौड़ती थी सबके लिए, और ऐसे ऐसे करते करते क्या कहते हैं 10-12 साल हो गए। फिर 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ सरकारी जो ऑफिस थे उसमें रिक्वायरमेंट थी NGOs की, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने हमें बुलाया कि वहाँ आपके लिए एक पद खाली है और आपकी संस्था को हम लोग कुछ पद पे रखना चाहते हैं। लेकिन तब हमने बताया कि मेरी संस्था कोई नहीं है, मैं समाज सेवा ऐसे ही करती रहती हूँ, तो इसलिए हमें वहाँ से फिर नहीं लिया गया। और फिर उसके बाद दिमाग में कौंध आई कि हमें एक संस्था बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक के अधिकारियों से जुड़ेंगे नहीं तो वहाँ की कोई भी अगर मैटर, वहाँ के महिलाओं का, बच्चों का, जैसे क्या कहते हैं बाल समिति है या महिला विभाग है, कहीं से भी कोई चीज़ होती है, उनकी ज़रूरत है तो कैसे हम जान पाएंगे। अधिकारियों से जुड़ेंगे तो हमें सारी जानकारी मिलेगी। तो मैंने तुरंत संस्था का गठन किया और उसके बाद से पर्यावरण पे काम करना शुरू किया, महिला सशक्तिकरण पे और रक्तदान पे भी। मैं 45 लोगों की टीम है मेरे पास, जहाँ कभी कुछ किसी को ज़रूरत पड़ती है तुरंत उसको इमीडिएटली हम लोग ब्लड दिलाते हैं उनको, और ताकि किसी की जान बचाए। बहुत सारे लोगों की इससे जान बची है और आज भी वो लोग इस बात को मानते हैं कि इसलिए संस्था रक्तदान पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा बाल विकास पे भी काम करते हैं, बच्चों को जाके अवेयर करते हैं उनको कि जैसे गुड टच बैड टच बच्चे नहीं जानते, छोटे बच्चे, तो 10 साल के अंदर बच्चे, 12 साल के मंत्र, इस पे भी हमने चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ काम किया है। महिला आयोग के साथ हम अभी तक काम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं श्रम विभाग है, उसमें मैंने कम से मतलब वहाँ से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। 5-6 प्रदेश से हमें सम्मानित किया गया है और नेशनल लेवल पे 3 पुरस्कार हमें प्राप्त हुए। नेशनल लेवल पे हमें KBC प्रकाशन द्वारा लेखन पे मुझे प्राप्त हुआ है। और क्या कहते हैं एक पुरस्कार हमें बीकानेर में
प्राप्त हुआ है वो समाज सेवा के लिए और राइटिंग के लिए दिया गया है पुरस्कार, और एक कथा श्री सम्मान से कलकत्ता में दिया गया है पुरस्कार। उसमें कथा वाटिका में उसकी कहानी संग्रह है, उसी में मेरी कहानी प्रस्तुत की गई थी, और एक क्या कहते हैं बुनकरी कथा संग्रह उसके जी 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 वाटिका और ये बुनकरी बुनकरी, बाकी बहुत सारी बुनकरी पर आपने जो क्या पूरा तो लिखा है इसमें एक महिला के है कहानी लौट आओ मिन्नी करके है, मतलब महिला के एक बच्ची की कहानी है, और उसमें वो बच्ची जो है उसका भाई बहन का प्रेम दिखाया गया है उसमें, और मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि भाई बहुत उसको पाल पोस के बड़ा करता है, माँ बाप नहीं रहते हैं, और वो किस तरह से अपने ससुराल जाती है, फिर वहाँ उसको किस तरह से ताड़ना पति के द्वारा मिलती है, फिर लास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन इस कहानी में पैदा होती है कि मतलब जब बाद में वहाँ से लौट के ससुराल से आती है, क्योंकि ससुराल से इसको निकाल दिया जाता है, और जब घर पे आती है तो कहानी का कुछ ऐसा क्लाइमेक्स हमने बनाया मतलब दिया था उसमें कि भाई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये बच्ची फिर लास्ट में आत्महत्या की ओर बढ़ती है, लेकिन लास्ट में फिर भाई को अपनी बात समझ में आ जाती है और बहन को बचाता है। तो ये भाई बहन के प्रेम के ऊपर ये कहानी दर्शाई गई है कि वो जाती है आत्महत्या करने के लिए कुएं में, फिर उसको लौट के बुलाता है कि लौटा मिन्नी करके भाई जो है जी जी भाई बहन के प्रेम को जो है प्रेम के ऊपर के उसको उजागर करती है कहानी। इसी प्रकार कथा वाटिका में आपका एक लेख जो है छपा हुआ है जी जी तलाश है एक अदद बहू की। तो उसमें ये है कि मतलब आजकल समाज हमारा जो है वो चाहता कि अगर हमें बहू मिले तो कहीं उसकी कोई भी कमी हो ही ना, कि उसको खूबसूरत भी होनी चाहिए, लंबी हो, गोरी हो, पढ़ी लिखी भी हो, पैसा भी हो, सब कुछ हो। तो ये इस कहानी के माध्यम से हमने ये उजागर किया है कि ऐसे करते करते तलाश करते करते, और जो घर की जो मेन मुखिया माँ होती है तो वो जो है उनकी तलाश पूरी नहीं होती है, क्योंकि जहाँ भी कहीं दहेज की बात आ जाती है, कहीं फिर वो देखते हैं कि मतलब सीधी सादी बहू चाहिए, सीधी सादी बहू आती है, कम पढ़ी लिखी आती है, तो कोई कह देता अरे तुम्हारे वो तो बीए पास है, क्या पढ़ी है ज़्यादा, तो उनके मन में खटक जाती है बात, तो अब हमें हाई स्टेटस की लड़की चाहिए, मॉडल लड़की चाहिए, वो आती है। तो उस इनके घर में जब लड़के से मिलने आती है तो वो सास को समझ लेती है कि कोई और है, वो अपनी अपनी भाषा में बोलती है, तो वो सास को बुरा लगता है कि इसकी टोन बोलने की गलत है, हमें मॉडर्न बहू भी नहीं चाहिए। उसके लास्ट में ऐसे करते हैं 36-37 साल का इनका बेटा हो जाता है और वो भी बुजुर्ग हो जाती है, शादी नहीं होती है, फिर लास्ट में एक शादी फाइनल करती है, सब कुछ उनको मिलता है, लेकिन शादी के 2 दिन पहले पता चलता है वो तलाकशुदा लड़की रहती है, फिर भी उसको एक्सेप्ट करती है क्योंकि बेटे की शादी नहीं हो पा रही थी। फिर तो बाद में जब वो एक्सेप्ट करती है तलाकशुदा वाली बहू को, तो बहू 2 दिन पहले बताती है फ़ोन से कि माँ जी मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने झूठ बोला था, मेरा 2 साल का बेटा भी है, अगर आप एक्सेप्ट करो तो मैं इस साल शादी के लिए तैयार हूँ, वरना फिर मतलब आपकी मर्जी। अब ये सर पकड़ लेती हैं, लेकिन बाद में फिर इनको अपनी गलती का एहसास होता है और फिर उस लड़की को एक्सेप्ट करती हैं और उनकी बहू की तलाश पूरी करती है। मतलब जगाने का प्रयास है कि सभी आकांक्षाएं नहीं पूरी होती, जो है उसी में संतुष्ट रहने की बात। जी। और इसी प्रकार आपने कई जो है आपके ये जो है समर्थ नारी जो है आपका समर्थ भारत और ये स्मृति इंस्ट्रूमेंट फाउंडेशन को जो है दिया गया है, इंडियन स्टूडेंट पावर, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आप जो है जिला अध्यक्ष भी रही, मतलब महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष नहीं है, महिला मोर्चा की, और ये आपके हैं सब काफी मतलब प्रत्येक दिशा में आपने काम किया, समाज के प्रत्येक मतलब क्षेत्र को आपने जगाने का जहाँ पे मुझे लगा कि ये आपकी संवेदनशीलता ही है कि जो है भावनाएं हैं जो लोगों को जो है आप सहयोग करने की पूरी उसमें अपना, जहाँ भी हमें ऐसा कुछ लगा मुद्दा कि वहाँ पे इस चीज़ को उठाना चाहिए, उस चीज़ को, जैसे कहीं पे हमें रोड पे अगर सूचना आती है कि रोड पे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है और उसकी हालत सीरियस है, तो उसको तुरंत हम लोग लेके आते हैं, हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि उसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन जितने दिन खाना पानी यहाँ से लेके जाना, उसको खिलाना पिलाना, हर चीज़ से उसके हम लोगों ने मदद की। तो इस तरह की महिलाओं अभी आपने 5 बच्चों को गोद लिया टीवी वाले, उसके बारे में बताइए जरा कैसे क्या। ये 6 रोग विभाग से और राजपाल महोदया जो मारियानंद बहन जी हैं, तो उनके द्वारा ये कुछ अधिकारियों और एनजीओज को गोद बच्चे दिए गए थे, तो उसमें से 5 बच्चे हमें भी दिए गए थे गोद, और उन बच्चों को संस्था की ओर से भरण पोषण के लिए उनको खाना पानी और उनकी देख रेख, दवा टाइम से लेते नहीं, ये सब सारी चीज़ें जिम्मेदारी दी गई थी। तो इस पे हमने काम किया, फाउंडेशन ने हमारे काम किया, और जो 5 बच्चे थे
उनको बराबर रेगुलर हर महीने हम लोग जाते थे और बीच-बीच में फ़ोन से हाल भी लेते थे। खाने में उनको सारी चीज़ें मूँगफली रहती थी, अनार रहते थे और क्या हॉर्लिक्स ऐसे करके मतलब सारा जो उनका पोषण के लिए रहते सारी चीज़ें उनको देते थे बच्चों को। और बाकी उनको रेगुलर उनकी चेकअप हम लोग लेके जाते थे, जबकि ऐसा बताया नहीं गया था, फिर भी वो हॉस्पिटल जो क्षय रोग विभाग है वहाँ जाके बच्चों का चेकअप होता था, उनकी रिपोर्टिंग देखना और उसके बाद बच्चों को समय-समय पर उनको सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाना, ज्ञानवर्धक चीज़ें उनसे बातचीत करना। तो ये फ़ोन के माध्यम से और घर जाके भी उनसे किया और 6 महीने में सारे बच्चे मेरे स्वस्थ हो गए थे। जी। जी, आपने बताया था कि जो एक देह दान का कोई है आपके यहाँ, क्या आप करने वाले हैं, और किडनी भी दान की गई है, जी। उसके बारे में बताइए ज़रा, उन जी। लोगों के बारे में बताइए। ये चीज़ मेरे मन में बहुत दिन से हो रहा था कि कभी-कभी ऐसा था रक्तदान तो मेरे यहाँ से होता ही है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी को नेत्र की ज़रूरत होती है या किसी को जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज वगैरह में बॉडी माँगते हैं कि आप हमें बॉडी डोनेट करिए, तो उस पे हम लोग रिसर्च करें कि कैसे आगे डेवलप करें थोड़ा-सा स्वास्थ्य की दिशा में हमारा तो उस पे हम लोगों ने विचार किया और मेरे एनजीओज़ की 2 महिलाओं ने किडनी डोनेट किया है और 1 महिला ने बॉडी डोनेट किया है और अभी 1 महिला का फ़ोन मेरे पास आया है, वो भी बॉडी डोनेट करना चाह रही है। तो इस दिशा में हम चाहते हैं कि इस पे थोड़ा-सा लोग जागरूक हों, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको चाहे आप ब्लड हो या शरीर का कोई अंग हो, आप कहीं शॉप पे जाके उसको खरीद नहीं सकते हैं। वो आप डोनेट करेंगे तभी आपको वो प्राप्त होगा और उससे किसी मरने के बाद भी किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो ये मेरे विचार से ये है कि ये क इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुमन जी, आपके कार्यों का क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक है। हर क्षेत्र में काम किया, बहुत से काम हमारे ख्याल से और भी होंगे जिनको आप बताना चाहेंगी। इसके अलावा महिला काउंसलिंग मैं करती हूँ यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस लाइन में और वहाँ पे अपनी-अपनी समस्याएँ महिलाएँ लेके आती हैं। जी, परिवार परामर्श में। परिवार परामर्श केंद्र में जी। और उनकी पारिवारिक जो भी घरेलू हिंसा संबंधी समस्याएँ होती है या किसी प्रकार की समस्या होती है, वो हम लोग का पूरा पैनल बैठता है। उसमें वकील भी रहते हैं और महिला थाने की भी रहती हैं, प्रभारी वहाँ की रहती हैं और सब लोग उनका हम लोग सॉल्व करते हैं उनकी चीज़ों को और ताकि उनको न्याय मिलता है उनको। और इसके अलावा हमने क्या कहते हैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी जल्दी कराया था, तो अपनी जो भारतीय संस्कृत सभ्यता है, उसको भी हम थोड़ा-सा फ्रंट पे लाना चाहते हैं क्योंकि वो विलुप्त हो रही है हमारी। और हमारे समाज से जो हमारे बच्चे हैं आजकल मॉडर्नाइज़ ज़्यादा हो रहे हैं। उन्हें अपने पारिवारिक या अपने इस संस्कृति के बारे में सब भूल रहे हैं और तो उस क्षेत्र में हमने एक अभी सिंगिंग का प्रोग्राम करवाया था और उसमें अवधी लोकगीतों का कार्यक्रम था और वैवाहिक जो पुराने ज़माने में लोग महिलाएँ गाती थीं गाने, वो सब थे और इसके अलावा क्या कहते हैं कुछ उस टाइप के थे कि जो बच्चे होते हैं तो पहले जैसे घर में वो होती छठी बरई पे गाने होते थे, अब तो डायरेक्ट लोग क्या कहते हैं डीजे लगवा दिया या ऐसे ही करते हैं। तो वो सब गानों का दोबारा हम लोगों ने स्टार्ट किया कि उसको आगे तक ले जाएँगे। आजकल के बच्चे वो सीखें कि हमारे समाज में जब बच्चे तो कितनी खुशियाँ मनाई जाती थी और गाने का अर्थ क्या होता था। जो घर में सास और देवरानी, जेठानी और देवर सबको लेके गाने बनते थे। सारे परिवार के सदस्य उसमें आ जाते थे। तो इस में हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी हुआ था। उसमें हमारे यहाँ महिला आयोग से की मेंबर्स जो हैं श्रीमती बहन कुमुद श्रीवास्तव जी आई थी और यहाँ क्या कहते हैं अंगद सर आए थे जो एमएलसी हमारे यहाँ के हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा और भी कई आए थे और साथ-साथ अभी क्या कहते हैं बाल आयोग की जो सुचिता चतुर्वेदी जी हैं, उनसे भी मेरी कई बार मुलाकात हुई है और कभी भी बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो उन्होंने हमेशा हमें अच्छी राय दी है। उनसे बराबर मेरी बातचीत होती रहती है और जब भी वो आती हैं बाराबंकी में, तो मैं जाके उनसे मिलती हूँ और हम लोग मतलब किसी न किसी मुद्दे पे डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हम लोगों के यहाँ हमारे पड़ोस में ही एक ऐसा मैटर हो गया था, तो उनकी बच्ची को भी हम लोग उनके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि बच्ची थोड़ी-सी दिव्यांग है और मंदबुद्धि है तो उसके और उसके लिए कि मतलब उसके आगे के लिए क्या होगा क्योंकि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पे बाल समिति में वो बैठती हैं, बाला चतुर्वेदी जी हैं इसमें अध्यक्ष, तो उनसे भी हमने बात अभी करी है, उनसे भी जाएँगे। तो इस तरह हम लोग काम करते रहते हैं और मेरी 2 गाने की सीडी भी निकल चुकी है जिसमें 2 भजन गाने की है
और क्या कहते हैं यूपी चैनल जो आता है उस पे भी ईटीवी उत्तर प्रदेश करके उस पे भी हमारे सीरियल कई आ चुके हैं, स्क्रिप्ट और स्टोरीज। दूरदर्शन में भी हमारा एक आया है कहानी। किस चीज़ से संबंधित रहते हैं ये तो ज्यादातर जो थोड़े अंधविश्वास आजकल हो रहा है, जैसे किसी के सर पे कौवा बैठ गया तो उस पे एक बार हमने इस पे आया था, ईटीवी पे आया था, तो उस पे हमने उसका अंधविश्वास को थोड़ा हटाने के लिए उस मैटर पे हमने उसको लिखी थी स्टोरी और स्क्रिप्ट लिखी थी। और इसके अलावा जो एक करके थैंक यू 2005 करके लिखा था, वो हमने 2005 में लिखा था, वो आकाशवाणी के लिए गया था रोहतक में। तो उसमें भी क्या कहते हैं हमने जो लिखा था थैंक यू 2005, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं, यूथ होता है पूरा, उनका ग्रुप होता है, वो लोग 31 दिसंबर को मनाने आते हैं बीच पे अपना प्रोग्राम। तो उसमें ये दिखाते कि हुड़दंग मचाते हैं, सब शराब और ये सब चलता है। उसमें एक जो लड़का रहता है वो थोड़ा लेट पहुंचता है, तो सब लोग पूछते हैं कि आखिर तुम इतना लेट क्यों हो गए, तो बताता है कि मेरे लिए जरूरी नहीं था, वहां पे एक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था एक बुजुर्ग का, उसको लेके हमने हॉस्पिटल एडमिट कराया और उसका इलाज कराया, उसके घर वालों को सूचना दी और वो ठीक होगा, अगर क्योंकि वहां कोई था नहीं जब उसका एक्सीडेंट हुआ, तो इस वजह से उसको बचाया, तो वो मेरे लिए मायने रखता है। तो और लड़कों ने उसकी हंसी मजाक उड़ाई, तो उसने कहा नहीं, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण था, और उसने कहा थैंक यू 2005। मझलेपुर में क्या कार्यक्रम किया आपने, जो है काफी जो है हरियाली की जो है जैसे थे? जी, मझलेपुर के जो यहाँ का मझलेपुर बाराबंकी का एक ग्रामीण क्षेत्र है, फिलहाल वो अभी नगर ये उसमें आ गया है। वहाँ की 11 फैमिली को हमने गोद लिया नगरपालिका में आया है जी, वो आ गया है। नगरपालिका। हाँ हाँ, वो आ गया है। अभी तक तो फिलहाल वो क्षेत्र अभी ग्रामीण जैसा ही है, और वहाँ की रहने वाली महिलाएं झोपड़पट्टी टाइप की बना के रहती हैं, गरीब काफी वहाँ की। तो कोरोना काल में हम लोगों ने जगह जगह जाके भोजन वितरण का कार्यक्रम करते थे, लेकिन वो क्षेत्र तो बिल्कुल इंटीरियर में है, वहाँ कोई जल्दी आता भी नहीं था, किसी को शायद पता भी नहीं था कि। तो एक बार हम लोग जब बांटने उठने गए तो वहाँ पे पता चला कि एक पुलिस विभाग की गाड़ी थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि यहाँ आप बांट रहे हो नागेश्वरनाथ मंदिर के पास में, यहाँ आप मत बांटिए, यहाँ लोग आके देके चले जाते हैं, आप अंदर और जाइए, इंटीरियर में अंदर जाके वहाँ पे एक गांव मझलेपुर पड़ता है, और वहाँ की फैमिली है, वहाँ बहुत गरीब फैमिली, वहाँ आप जाके वितरण करिए, उनको जरूरत है। तो हम लोग वहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ गए हम लोग, और हम कब आप लोग जान पाए वहाँ? जी, तभी हमें पता चला कि वहाँ भी, लेकिन वो लोग संकोच कर रहे थे, ले नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग वहाँ बराबर जाते रहे, उन लोग को हर चीज सुख सुविधाएं, वहाँ के बच्चों को भी हमने गोद रखा, जो निःशुल्क हम पढ़ाई की शिक्षा उनको देते हैं, ट्यूशन। कितने बच्चे नहीं? बच्चे वहाँ के तो होंगे करीब, हमको लगता है 30-40 बच्चे होंगे, और बाकी 150 लगभग वहाँ की जो फैमिली 12-13 परिवार है, वो सब फैमिली की हम लोग देख रेख करते हैं। जितने त्यौहार होते हैं, होली हो, दीपावली हो, या अभी ये आएगा क्या कहते हैं शिवरात्रि है, कोई भी त्यौहार हो तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, अभी 15 अगस्त के भी कागज के लिफाफे ये लोग बनाती हैं महिलाएं रोजगार की दिशा में, और उनसे गोबर की गौर, दिया, ये सब बनवाते हैं हम लोग। तो अभी कागज की जो तिरंगे होते हैं वो उनसे बनवाए थे, और उस पे 15 अगस्त में सारी जितनी झोपड़ी वहाँ पे है सब पे लगवाया था वहाँ पे। गोबर की गौर के बारे में बताइए जरा आपका जो। जी, गोबर की गौर असल में मेरी बेटी फॉरेन में रहती थी, बेल्जियम में, तो एक बार उसका फोन आया कि मम्मी यहाँ पे कोई गौर माता नहीं मिल रही है, मैं करवा चौथ की पूजा करनी है, तो कैसे क्या करें। तो मेरे दिमाग में आया कि मतलब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, तो फिर हमने एक गौर बना के उसको यहाँ से भेजा, फिर उसको कुछ डेकोरेशन करने में बड़ी खूबसूरती उसकी आई। तो फिर कुछ मेरे दिमाग में आया कि बहुत से लोगों को गौर की जरूरत पड़ती है, और कहीं गोबर मिलता है नहीं गाय का, कहीं नहीं मिलता है, तो क्यों ना इसको बना के और इसको मतलब ऐसे लोगों को दिया जाए जिसको उसकी जरूरत है। तो उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और बहुत ही सक्सेस रहा, और महिलाएं भी मतलब उनको बताया कि कैसे कैसे, और आज वो गौर बहुत ज्यादा हमको लगता है यहाँ से लेके और कई शहरों में जा रही हूँ गौर हमारी। और कुछ बताना चाहेंगे? और बताना बस यही चाहेंगे कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश और हमारे जिले में से लेकर जहाँ भी कोई आजकल जो समाज में फैला हुआ कुरीतियाँ और भ्रष्टाचार और ये सब फैला हो, तो उसको मिटाने के लिए यूथ को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया मतलब भागम भाग जो आजकल चल रही है, तो हमारे समाज में मतलब अव्यवस्थित जो बना हुआ है उसको लेके सभी को काम करना चाहिए। महिलाओं बच्चों पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, और समाज के लिए जैसे हमने कहा ब्लड डोनेशन और देह दान, तो इस पे लोगों को आना चाहिए,
और मेरा सुमन फाउंडेशन है और उसमें भी स्वागत है, जो भी आना चाहे हमसे जुड़े, उस पर हम लोग मिलके बहुत अच्छे से काम करेंगे। एक निजी सवाल करना चाहते हैं जी। आपसे, आपने इतना 10 साल या 12 साल से जितने साल से आप ये सब कर रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं संघर्ष है, जी और जब संघर्ष कोई करता है तो कहीं ना कहीं बहुत सी दिक्कतें, रोड़े, अड़चने आती हैं। जी इस पर आप जरा बताइए, क्या आपको दिक्कतों का सामना पड़ा, कैसे आपने उनको सॉल्व किया अपनी परेशानियों को, जो है भाई लोगों की अपनी दिक्कतें आजकल समाज में बहुत हैं, जी तो आदमी उनको सॉल्व करने में लगाया था, आप दूसरों की दिक्कतों को सॉल्व कर रही हैं, तो कैसे क्या है? ये समस्या तो आई ही, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आज से 10-15 साल पहले जो फैमिली होती थी तो थोड़ा सा पुराने विचारों की होती थी। मेरे यहाँ भी फैमिली पुराने विचारों की थी और उन्हें नहीं पसंद था कि घर से हम बाहर निकले कुछ काम करें। तो लेकिन हमने सबको यहाँ पे समझाया कि देखिए ऐसे कहीं कुछ परेशानी होती, कभी हमारे ऊपर भी ऐसी परेशानी हो सकती है। तो उस पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिक्कत आई घर में, कि थोड़ा सपोर्ट मिलने में कुछ कमी आई, कि उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था घर वालों को, कि घर की बहू है और वो मतलब सर ढक के हम लोग रहते हैं घर में, तो कैसे बाहर निकलेगी। और हमारे आसपास के लोग भी ये नहीं पसंद करते थे, क्योंकि भी हमारा जो मोहल्ला आसपास का है थोड़ा पुराने विचारों का है। लेकिन जब से हमने कदम निकाला, धीरे धीरे करते रहे, क्योंकि मेरे अंदर वो जो था एक दर्द था महिलाओं बच्चों को लेके, या कहीं भी कुछ भी सुनते थे तो दौड़ते थे, कहीं किसी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल भागना, यहाँ भागना वहाँ भागना, तो ये लगा रहता था। और फिर इसमें सबको समझाते, फिर आज वही लोग सब लोग कह रहे थे कि आज आपकी मतलब आप ऐसी शख्सियत है कि मतलब आज लगता है कि ये जो हम लोग ने किया आपके साथ में वो सही नहीं था, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आज खुशी होती, तो कुछ तो संघर्ष थोड़ा बहुत था, बहुत नहीं थोड़ा बहुत। तो ये थी सुमन श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अकेले मुहिम शुरू की थी। आज इनके साथ लगभग 40-45 लोग जो है जुड़ चुके हैं, और ये कहा जाए समाज सेवा से बहुत ऊंचे उठ करके इन्होंने काम किया जो मानवता का था।